नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा, आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जैक द्वारा जो जारी गया था टर्म 2 का मॉडल सेट, वो हिस्ट्री का आपका तीसरा मॉडल सेट है। ये लास्ट आपका मॉडल सेट है। मैंने 2 मॉडल सेट ऑलरेडी आपको दे दिया है। यदि आप नहीं देखेंगे पहले आप उसको जाकर देखें, उसके बाद इसे आप देखें। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं डायरेक्ट, है ना, क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसका पैटर्न वगैरह तो सारा हम बताएं पिछले 2 वीडियो में। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि सेल्जुक तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया था। तो इसका राइट आंसर होगा सेल्जुक तुर्कों ने 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया था। 1453 में इसका स्थापना जो है वो किया गया था, अधिकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। तो 1455 में जर्मन के रहने वाले थे जोहानसेन गुटेनबर्ग। किसने किया था? जोहानसेन गुटेनबर्ग। यदि ये याद नहीं रहता है तो गुटेनबर्ग कम से कम आपको याद रखना होगा कि छापाखाना का आविष्कारक कौन है? गुटेनबर्ग। कौन है? गुटेनबर्ग ना। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कोलकाता में हुगली नदी के किनारे। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप इसका जवाब जो है बहुत सारे आपको यूट्यूब में जो है वो मिलेंगे वीडियो कि सेल्जुक तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कब किया। तो केवल 1453। उसके बाद छापाखाना का आविष्कार किसने किया? केवल गुटेनबर्ग। तो नहीं, आप देखिएगा इसका नोटिफिकेशन जब पढ़िएगा जैक मॉडल सेट का, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पूरा वाक्य में देना है। एक वाक्य में, एक वाक्य कहने का मतलब है एक लाइन। आप 1453 लिख रहे हैं, गुटेनबर्ग लिख रहे हैं, ये तो केवल एक शब्द हुआ ना, तो इसलिए पूरा वाक्य में लिखने का प्रयास कीजिएगा आप भी। 4th क्वेश्चन की ओर आते हैं। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था। तो 1498 ईस्वी में जो है वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था। अब ये कालीकट है कहाँ पर? तो कालीकट आपका केरल में पड़ता है, जिसको कोझिकोड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कोझिकोड। अब यहाँ पर हो सकता है पूछ देगा कि कोझिकोड के नाम से किसे जाना जाता है। तो कालीकट को ही जो है वो कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। जिस समय वास्को डिगामा 1498 में जो है पहुंचे थे केरल के कालीकट, उस समय वहाँ का जो शासक था वो जिमोरिन था, जो कि उसका स्वागत किया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने 1733 में किया था। उसके बाद है कताई मशीन का आविष्कार किसने किया है। देखिए कताई मशीन लग गया है तो आपको अलग समझ में आ रहा होगा। आप इसका इंग्लिश जाकर देखिए जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो कताई मशीन को ही बोला गया स्पिनिंग जेनी, ठीक है। तो बात कर रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब किसने किया। तो स्पिनिंग जेनी मशीन जो आविष्कार था, इसका आविष्कार जो है वो 1765 ईस्वी में जो है वो जेम्स हारग्रीव्ज के द्वारा किया गया। 7वां क्वेश्चन देखिए कहता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 23 जुलाई 1921 को शंघाई शहर में हुआ था। अब आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम PDF बनाने में लगता है भूल गए, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, वहाँ इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है, PDF में साथ में। देखिए पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर का। सबसे पहले देखना है यहाँ पर कि पुनर्जागरण का अंग्रेजी रूपांतरण जो होता है वो रिनाइसेंस होता है। क्या होता है? रिनाइसेंस होता है, ठीक है। और ये रिनाइसेंस शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के रेनेसां शब्द से लिया गया है, ठीक है। और ये रेनेसां शब्द का प्रयोग पहले जो है जो विशेष गुण वाले व्यक्ति होते थे उन लोगों के नाम के साथ किया जाता था। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, आंसर लिखने का शुरुआत कैसे कीजिएगा कि पुनर्जागरण का अंग्रेजी रूपांतरण रिनाइसेंस होता है, जो फ्रेंच भाषा के रेनेसां शब्द से लिया गया है। 14वीं सदी से पहले इस रेनेसां शब्द का प्रयोग जो है वो किसी विशेष गुण वाले व्यक्ति के नाम के साथ किया जाता था। पुनर्जागरण जो है वो 2 शब्दों के मेल पुनः जोड़ जागरण से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पुनः जागृत होना या फिर से जागृत होना। या फिर से जागृत होने का मतलब यह आशय यह है कि यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच जो है वो सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ, जिससे यूरोप का
जो है वो पुनर्जागरण काल कहा गया। 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक को यूरोप का जो है वो पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और इस पुनर्जागरण काल की शुरुआत आपका यूरोप के इटली नामक देश से हुआ था। और इटली के यदि और डीप में जाइएगा तो इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस पुनर्जागरण काल के अग्रदूत या इनको शुरुआत करने का श्रेय जो है वो इटली के महान कवि दांते को ही जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कोपरनिकस क्रांति क्या है? तो कोपरनिकस का पूरा नाम निकोलस कोपरनिकस है, जिनका संबंध यूरोपीय देश पोलैंड से, ये पोलैंड के निवासी थे। ये यूरोप के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री गणितज्ञ थे जिन्हें आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक भी माना जाता है। यहाँ कोपरनिकस क्रांति का अभिप्राय उनके ग्रंथ दी रिवोल्यूशनिबस है ना, दी रिवोल्यूशनिबस जो कि 1530 में लिखा गया था। यहाँ कोपरनिकस क्रांति का अभिप्राय उनके ग्रंथ द रिवोल्यूशनिबस में प्रतिपादित उस क्रांतिकारी सूत्र से है जिसमें उन्होंने कहा है कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। देखिए कोपरनिकस क्रांति का मतलब है दोस्तों, उनका एक ग्रंथ है जिनका नाम है दी रिवोल्यूशनिबस। इसमें इन्होंने कहा क्या, क्रांतिकारी सूत्र दिया, क्रांतिकारी विचारधारा दिया और कहा क्या कि भाई पृथ्वी जो है, पृथ्वी के साथ साथ जितने भी ग्रह हैं है ना, वो सारे क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर जो है घूर्णन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इससे पहले क्या था कि यूरोप में ये प्रचलन बना हुआ था कि धरती पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाप है और उस पाप के वजह से जो है वो सभी ग्रह जो है वो स्थिर हैं, है ना, सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी को उल्टा साबित करते हुए इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर करता है। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे। उन्हें पता था कि इनकी इस विचारधारा का ईसाई धर्म के जो परंपरावादी लोग हैं, परंपरावादी विचारधारा के लोग हैं, उनका विरोध किया जाएगा, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई, जिसके कारण यह ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह चक्कर लगाते हैं, जो कि गलत था। इस प्रकार कोपरनिकस के द्वारा दिया गया विचार को जर्मनी खगोल शास्त्री केपलर तथा गैलीलियो ने आगे बढ़ाते हुए इसे लोकप्रिय बनाया। इसी पूरे क्रांतिकारी घटना को कोपरनिकस क्रांति कहा जाता है। 10th क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं दोस्तों। कौन सी नई खाद्य वस्तु अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को अमेरिका का खोज किया गया, जिसे नई दुनिया या दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। इस नई दुनिया से गन्ना, तंबाकू, आलू, ककाओ जो आपका ये कॉफ़ी वगैरह जो है, कोको वगैरह जो बनता है उसमें, ठीक है, तो गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, आलू हो गया, ककाओ हो गया, लाल मिर्ची हो गया, इन सभी पदार्थों का जो है वो निर्यात पूरी दुनिया में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आ जाते हैं कि मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका की संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए इस तरह से आप हमेशा जरूर भूमिका लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से काफ़ी भिन्न है, जिसे निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जाता है। नंबर 1, मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के लोग अपने सीमा क्षेत्र में रहा, न कि यूरोपीय संस्कृति की भांति उपनिवेशवाद की स्थापना किया। यानी कह रहा है कि मध्य अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के लोग अपने ही सीमित क्षेत्रों में रहा, न कि यूरोपीय संस्कृति की तरह दूसरे देशों में जाकर अपना उपनिवेशवाद की स्थापना किया। दूसरा भिन्नता क्या, अंतर क्या है? मध्य अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के लोग बुनाई कला में यूरोपियों की तुलना में ज़्यादा रुचि रखते थे। उसके बाद तीसरा क्या है, इन लोगों की सादगी जीवन जी रहे थे, यानी कि जो अमेरिकन संस्कृति के लोग हैं वो लोग उस समय सादगी जीवन जी रहे थे, जबकि यूरोप काफ़ी चमक धमक की जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे थे। मध्य अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका के लोग कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खान हो गया इत्यादि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम करते थे, जबकि यूरोप के लोग औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा जुड़े हुए थे। पांचवा देखिएगा, अमेरिका संस्कृति के लोग पूरे यूरोप के आगमन से पहले सोना के बारे में नहीं जानते थे, जबकि यूरोपीय उसी का खोज करते हुए घूम रहे थे। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि उत्तरी मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं यूरोपीय संस्कृति में काफ़ी अंतर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा? मतलब ब्रिटेन के जो औद्योगिकरण हो रहा था, उद्योगों का जो विकास हो रहा था, उनके स्वरूप पर है ना कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए
विश्व के किसी भी देश भूमिका में बांधने का प्रयास करें। इसी तरह से आपको भी बांधना है, नहीं होता है तो आप नोट करते चले जाइए। विश्व के किसी भी देश की औद्योगिक विकास मुख्यतः कच्चे माल पर निर्भर होती है ना। कोई भी देश का यदि औद्योगिक बात करें हम लोग तो कहीं ना कहीं वो कच्चे माल पर डिपेंड होती है। जितना ज़्यादा सस्ता, जितनी ज़्यादा सुलभतापूर्वक उसको कच्चा माल मिलेगा, वो उतना ही ज़्यादा जो है वो तीव्र गति से विकास करेगा। हालांकि हमारा प्रश्न कर रहा है कि औद्योगिकरण के क्रम में जो है वो कच्चे माल का प्रभाव उस पर क्या पड़ा, तो बहुत सारा प्रभाव पड़ा, जिसको हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट, ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर कच्चे माल के रूप में मिलने वाले लौह अयस्क एवं कोयला लोहा इस्पात से बनने वाली मशीनों के निर्माण में काफ़ी मदद किया। देखिए आपका अमेरिका में जो है, सॉरी ब्रिटेन में जो है वो लौह अयस्क भी था, लौह इस्पात भी था, कोयला भी था। अब उसको गलाकर बहुत तरह के मशीन, बहुत तरह के औजार बनाने के लिए जो है वो कच्चे माल के तौर पर आपका कोयला और लौह अयस्क कहीं ना कहीं काम में आए। ठीक है, लौह अयस्क को कोयला के माध्यम से गलाकर ही विभिन्न प्रकार के औजार, विभिन्न प्रकार के मशीनों का निर्माण किया गया। तो कहीं ना कहीं यह एक उनके स्वरूप पर प्रभाव डाला। दूसरा हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का विकास बड़े पैमाने पर हुआ, जिसमें कच्चे माल के तौर पर कपास का प्रयोग किया जाता था। अब इसकी प्राप्ति जो है वो ब्रिटेन स्वयं अपने देश से करता था, इसके अलावा वो अपने औपनिवेशिक राष्ट्रों से भी करता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे भारत से वो किया था। तीसरा हम देखेंगे हम लोग कि रेल व जहाज निर्माण ब्रिटेन की एक मुख्य उद्योग था, जिसके लिए कच्चे माल के तौर पर लकड़ी, उत्तम प्रकार की लकड़ी का होना आवश्यक था। अतः ब्रिटेन में उत्तम किस्म के लकड़ी भी थे जो इसके औद्योगिकरण में सहायक हुए। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि कच्चे माल की उपलब्धता जो है वो औद्योगिकरण के स्वरूप को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, क्योंकि बिना कच्चे माल के अभाव में एक उद्योग की, एक औद्योगिकरण की कल्पना नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। भिन्न भिन्न वर्ग कहने का मतलब है दोस्त उच्च वर्ग की महिला और निम्न वर्ग की महिला। मतलब अब समझिए कि ब्रिटेन में जो स्त्रियां हैं, दो तरह की स्त्रियां, एक उच्च वर्ग की स्त्रियां है, दूसरा निम्न वर्ग की स्त्रियां हैं। उच्च वर्ग कहने का मतलब है वो अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं, और निम्न कहने का मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। तो उन दोनों के जीवन पर जो है वो औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए आंसर भूमिका देखिए, ब्रिटेन में औद्योगिकरण के फलस्वरूप एक और संपन्न वर्ग की स्त्रियों के जीवन में सुख सुविधा ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, अर्थात इनका जीवन आनंदमय हो गया। वहीं दूसरी ओर गरीब वर्ग की महिलाओं की खुशी उजड़ गई, उनकी स्थिति बदतर होने लगी। इस प्रकार विभिन्न वर्ग की महिलाओं पर ब्रिटेन की औद्योगिकरण का प्रभाव निम्न रूप से पड़ा। पहला देखते हैं, औद्योगिकरण से पूर्व महिलाएं अपना कृषि, पशुपालन, सूत काटने व गृहस्थ के रूप में जो है समय देती थी, किंतु औद्योगिकरण ने उसका सब चीज छीन लिया और उसको ले जाकर उद्योगों में पटक दिया। महिलाओं को उद्योग में रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिकता तो दिया गया, जो महिलाएं थी उनको उद्योग में रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिकता तो दिया गया, किंतु वहाँ उनको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि आर्थिक और शारीरिक शोषण किया गया। आर्थिक शोषण कहने का मतलब है कम पेमेंट दिया जाता था, और शारीरिक शोषण करने का मतलब है कि उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। अच्छा भाई, महिलाओं को ही प्राथमिकता क्यों देते थे? तो ब्रिटेन बहुत चालाक है ना, ये महिलाओं को प्राथमिकता इसलिए देता था ताकि महिलाओं से हम ज़्यादा काम करवा सके कम पेमेंट पर, और इन लोग अपना आवाज़ भी ना खड़ा कर सके, कोई आंदोलन भी ना कर सके। इससे उनकी आवाज़, स्वास्थ्य में क्या हुई, काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई। जब आर्थिक शारीरिक शोषण होने लगा तो उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी गिरावट आई। इस प्रकार निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है कि ब्रिटेन की औद्योगिकरण से संपन्न वर्ग की महिलाओं के लिए सुविधापूर्ण साबित हुआ, जबकि निम्न वर्ग की महिलाओं के लिए दुविधापूर्ण साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। सन्यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे? तो 1911 में मांचू राजवंश समाप्त कर चीन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था बहाल करने का श्रेय जो है वो डॉक्टर सन्यात सेन को जाता है, इसलिए इन्हें आधुनिक चीन का निर्माता भी कहा जाता है। जहाँ तक सन्यात सेन के 3 सिद्धांत का प्रश्न है तो वो आपका राष्ट्रवाद, राजनीतिक लोकतंत्र, जनता की आजीविका। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं राष्ट्रवाद का मतलब यहाँ पर क्या है इनका सिद्धांत में। देखिए डॉक्टर सन्यात सेन का राष्ट्रवाद प्रथम सिद्धांत था। इनके अनुसार राष्ट्रवाद का अर्थ मांचू है, जिससे यह विदेशी राजवंश के रूप में देखता था। यानी कि डॉक्टर सन्यात सेन राष्ट्रवाद विचारधारा जो लाए, सिद्धांत जो लाए, किसके लिए लाए हैं? मांचू के लिए लाए हैं, मांचू वंश के लिए लाए हैं, जिसे ये विदेशी राजवंश के रूप में देखते थे। और इस तरह के
विदेशी ताकतों को खदेड़ने के लिए, चीन से उखाड़ कर बाहर फेंकने के लिए राष्ट्रवाद विचारधारा का होना आवश्यक है। इसीलिए इन्होंने राष्ट्रवाद सिद्धांत दिया, ताकि लोग अपने राष्ट्र के प्रति मर मिटने के लिए जो है वो न्यौछावर होने के लिए जो है वो तैयार हो, जागृत हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका था राजनीतिक लोकतंत्र। देखिए, सन्याल सेन लोकतंत्र के पक्के समर्थक थे, अतः वो हमेशा चाहते थे कि हमेशा चाहते थे कि चीन में भी जो है वो एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो, एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बहाल हो, ताकि सभी लोगों को जो है यहाँ पर क्या किया जाए, एकता का, समानता का अधिकार दिया जाए। अतः इसी वजह से इन्होंने जो है मांचू राजवंश को हटाकर गणतांत्रिक चीन स्थापित करने का प्रयास किया। तीसरा आपका आ जाता है जनता की आजीविका। जनता की आजीविका या फिर उसी को आप कह सकते हैं पूंजी का नियमन या भूमि का अधिकारों में बराबरी। ठीक है। देखिए, इनका मानना था कि जब तक पूंजी का नियमन नहीं किया जाए, यानी पूंजी सही लोगों तक नहीं पहुंचाया जाए, भूमि अधिकारों में सभी लोगों को समानता नहीं दिया जाए, तब तक जनता अपने आजीविका का प्रबंधन नहीं कर सकती है। ठीक है। तो ये रहा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ? तो यहाँ पर आपको भूमिका लिखना है, जो कि हम पहले भी बताएं कि पुनर्जागरण शब्द आपका फ्रेंच भाषा के रेनेसां से लिया गया है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से हुआ था। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ फिर से जागना होता है, अर्थात 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, कला, उद्योग आदि में जो परिवर्तन हुआ, उसी को पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर डायरेक्ट पूछ रहा है कि पुनर्जागरण की सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ, यानी पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में ही क्यों हुआ? तो पहला इसका कारण था कुस्तुनतुनिया का पराजय। देखिए, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया। तुर्कों के अत्याचार से बचने के उद्देश्य से जितने भी कुस्तुनतुनिया के विद्वान साहित्यकार थे, वहाँ से भागकर इटली पहुँच गए, और इटली पहुँचने के बाद वहाँ के विद्वानों से मिलकर प्रभावित होकर साहित्य के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया, और साहित्य के क्षेत्र में इतना प्रगति शुरू हो गया, इतना ज़्यादा विकास हुआ कि उसे पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गई। दूसरा कारण था धर्म युद्ध। मध्यकाल में 1095 से 1291 के बीच ईसाई और इस्लाम के बीच लगभग 7 धर्म युद्ध हुए। अब इन धर्म युद्धों के वजह से हताहत होकर जो इटली के ईसाई थे, जो रोम के ईसाई थे, उन लोगों ने जो है वो युद्ध की नीति को छोड़कर, युद्ध की नीति को त्याग कर जो है वो खोज की नीति अपनाए, 3G पॉलिसी को अपनाए थे। 3G पॉलिसी में जिसमें गोल्ड, ग्लोरी और गॉड था, मतलब ईश्वर का प्रचार प्रसार करना शुरू किए। गोल्ड मतलब स्वर्ण का खोज करने का प्रयास किए, और ग्लोरी मतलब अपना कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किए। तो उसी कीर्तिमान को स्थापित करने के चक्कर में जो है वो इटली से आपका जो है वो आपका पुनर्जागरण काल की शुरुआत हो जाती है। तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए, इटली जो है एक ऐसा प्रायद्वीप है जो कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को प्रस्तुत करता है, यानी कि उसके बंदरगाह के माध्यम से कई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो कहीं ना कहीं इटली के साथ जितने भी इस्लामिक कंट्री का या फिर मंगोल साम्राज्य का जो व्यापार होता था, उससे जो है इसको काफ़ी ज़्यादा आर्थिक बेनिफिट हुआ, और इसी वजह से जो है वो इटली में जो है वो सबसे पहले जो है वो आपका पुनर्जागरण काल की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं कि विज्ञान और दर्शन में अरबों का क्या योगदान है? तो विज्ञान और दर्शन के विकास में अरब वासियों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे निम्न तथ्यों से समझा जा सकता है। नंबर 1, यूरोप में ईसाई गिरजाघरों एवं मठों के विद्वान रोमन यूनानी कृतियों से परिचित थे। यानी यूरोप में ऑलरेडी पहले जो ईसाई गिरजाघर एवं मठों में जो विद्वान थे वो रोमन यूनानी कृतियों से परिचित थे, किंतु लोगों ने कभी इनका प्रचार प्रसार पढ़ने का काम नहीं किया, बल्कि 14वीं सदी में प्लेटो और अरस्तु के जो अनुवादित ग्रंथ थे उनको पढ़ना शुरू किया, और इस अनुवाद में अरबियों का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपका अरब का जो है वो योगदान समझने में आने लगेगा। प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथ मुख्यतः विज्ञान और दर्शन से संबंधित था। अंततः जब अरबियों ने इसको अनुवादित करके दिया और इसको पढ़ा, ये ईसाई धर्म के लोग पढ़े, जब यूरोपियन लोग पढ़े, तो इनसे उनके ज्ञान में दर्शन और विज्ञान से संबंधित कई जानकारियाँ जो है वो वृद्धि हुई है, और फलस्वरूप उन लोगों ने ज्ञान, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में कई कीर्तिमान जो है स्थापित किया। तो कहीं ना कहीं यह अरबियों की वजह से ही संभव पाया। इसी क्रम में यदि हम लोग बात करें तो
उन ग्रंथों से प्रभावित होकर यूरोपियन लोगों ने विज्ञान से संबंधित प्राकृतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं औषधि विज्ञान का विकास किया। विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में विकास करने पर पूरी इतावली दुनिया में ज्ञानी माने जाने वाले अरबी हकीम, मध्य एशिया के दार्शनिक इब्न सीना, अल राजी, जिन्हें आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक माना जाता है, ठीक है, तो इन सभी लोगों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, इंपॉर्टेंस रहा है। ठीक इसी प्रकार दर्शन के क्षेत्र में यदि हम लोग धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने में देखें तो इब्न रसूदी का जो है या इब्न रसूद की जो है वो अहम भूमिका रही। तो कहीं ना कहीं ज्ञान, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में जो है विकास होने में जो है वो अरबियों का विशेष महत्व रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आ जाते हैं। यूरोप वासियों की खोजी यात्राओं के बारे में बताइए। देखिए, यूरोप वासी ने पुनर्जागरण काल के दौरान समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोज के यात्राओं पर बल दिए, जिसमें मुख्य रूप से यूरोप के 2 देश पुर्तगाल और स्पेन था। देखिए, यूरोप वासी जो है वो पुनर्जागरण काल के दौरान से ही जो है वो खोजी यात्राओं पर निकल जाते हैं और इसमें से भी यूरोप के 2 देश ज़्यादा इन्वॉल्व नजर आते हैं, एक पुर्तगाल और दूसरा स्पेन। इन देशों के नाविक या इन देशों के राजाओं ने काफ़ी रुचि लिया और देशी खोजी यात्राओं का प्रयास किया। खोजी यात्रा कहने का मतलब है कि विभिन्न मार्गों की खोज करना, विभिन्न गुमनाम देशों की खोज करना और वहाँ की जो आर्थिक संपदा है उसकी खोज करना। तो इस तरह से स्पेन और पुर्तगाल के नाविक अब उनके वहाँ के राजाओं के प्रोत्साहन से जो है वो खोजी यात्राओं में बढ़ चढ़कर भाग लिए, ठीक है, जिसमें आपका था पहला बार्थोलोम्यू डियाज। यह पुर्तगाली नरेश के सहयोग से भारत की खोज के लिए निकला, किंतु भारत नहीं पहुँच पाया, बल्कि 1886 में अफ्रीका के दक्षिण बिंदु में पहुंचकर हिम्मत हार जाते हैं और उस जगह को एक नया नाम देते हैं जिसको आज हम लोग उत्मासा अंतरद्वीप कहते हैं। आगे आपका खोजी यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस, यह भी भारत की खोज करने के उद्देश्य से जो है वह स्पेन के शासक के सहयोग से निकलता है, लेकिन यह भी बेचारा भारत नहीं पहुंच पाता है। 1492 ईस्वी में कहाँ पहुंच जाता है, अमेरिका पहुंच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद जब देखता है कि यह भारत की तरह ही लोग हैं, यह भारत के लोगों के बारे में जानता था कि वो सांवले होते हैं, लेकिन जब अमेरिका जब पहुंचा तो वहाँ देखा यार ये रेड है, तो उन अमेरिकी लोगों को जो है ये रेड इंडियंस का जो है वो नाम दे देते हैं, है कि नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा भी एक खोजी यात्री हैं जो 1498 में भारत के कालीकट पहुंचते हैं और भारत की खोज करते हैं। इस प्रकार से कई स्थानों की खोज में यूरोप वासियों के द्वारा किया गया, जैसे पेरू का खोज 1532 में किया गया, मैक्सिका का खोज 1519 में किया गया, मलक्का का खोज 1511 में किया गया एवं उत्तरी अमेरिका का खोज 1497 से 98 के बीच किया। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि खोजी यात्राओं में यूरोप वासियों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम किए हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में शामिल रहा, जिससे ब्रिटेन के उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 1793 से लेकर 1815 तक ब्रिटेन कई युद्धों में संलिप्त रहा, शामिल हुआ, इससे उसका उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, कॉमन सी बात है कि कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को व्यस्त कर देता है युद्ध में, तो कहीं ना कहीं उसकी उद्योग व्यवस्था चौपट हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि वो अपना पूरा सिक्योर, अपना पूरा टाइम जो है वो युद्ध में झोंक देता है, पूरी ताकत अपना उद्योग में झोंक देता है, जिसके वजह से उनका उद्योग जो है वो नहीं चल पाता, ठप हो जाता है। दूसरी बात, उनका विश्व के सामने एक गलत रिपोर्टेशन भी तैयार हो जाता है, जिसके कारण वो जिस देश के साथ लड़ेगा, झगड़ेगा, ठीक है, वो उनसे माल आयात निर्यात करना बंद कर देंगे, तो वहाँ पर भी उद्योग प्रभावित होगा। चलिए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा। पहला है कि युद्ध से यहाँ संलिप्त होने की वजह से उद्योग में नियमित रूप से संचालित नहीं हो पाया। मतलब युद्ध में संलिप्त हो जाने की वजह से उद्योग नियमित रूप से संचालित नहीं हो पाया, जिससे व्यापार में भारी गिरावट आई। अब नियमित रूप से संचालित नहीं हो, समय पर आप यदि किसी का डिमांड नहीं पूरा कीजिएगा तो आपका व्यापार होगा जी? नहीं होगा। आपका जो ट्रेड इमेज जो है वो पूरा खराब हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं व्यापार की गिरावट होने का एक और मुख्य कारण था युद्ध की संलिप्तता। व्यापार में गिरावट आने से उद्योग धंधे व कारखाने बंद पड़ने लगे। व्यापार की गिरावट आने की एक तो वो रीजन पता है, दूसरा था युद्ध की संलिप्तता। युद्ध की संलिप्तता, जैसे जिस देश के साथ वो युद्ध किया, लड़ाई किया, उस देश ने इसके साथ व्यापार करना बंद कर दिया। जब व्यापार बंद हुआ तो उद्योग धंधे बंद होने शुरू हो गए, कारखाने बंद पड़ने लगे।
तीसरा पॉइंट क्यों आते हैं, उद्योग धंधे के बंद हो जाने से बड़े स्तर पर श्रमिक बेरोजगार हो गए, फलस्वरूप उनके सामने भूखमरी जैसे संकट उत्पन्न होने लगे। चौथा हम लोग देखेंगे कि इंग्लैंड में रोटी मांस का दाम काफ़ी बढ़ गया तथा इंग्लैंड की मुद्रा का मूल्यन भी होना शुरू हो गया। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन का आर्थिक बहिष्कार की जो नीति थी, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने जो आर्थिक बहिष्कार की नीति चलाया था वो इंग्लैंड के उद्योग धंधे को चौपट कर डाला। इस प्रकार प्रयुक्त कथनों से ज्ञात होता है कि किसी भी देश लंबे समय के लिए यदि युद्ध में संलिप्त होता है तो उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा जाती है। अब आते हैं मेजी पुनर्स्थापना से पहले कि वे अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव बनाया। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भूमिका लिखेगा कि मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं निम्न थी जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव बनाया। नंबर 1, 16वीं शताब्दी तक जापान में किसान भी हथियार रखते थे, फलतः यदा कदा अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो जाता था। हालांकि इस शताब्दी के अंतिम वर्षों में किसानों से हथियार ले लिए गए, अब मात्र सामुदायिक वर्ग के लोग ही हथियार रख सकते थे। इससे किसान अपना संपूर्ण समय और ध्यान कृषि में लगाने लगे। सेकंड देखिएगा, इससे पूर्व दमियों को अधिकांश समय शोगुन के निर्देशानुसार राजधानी एदो में व्यतीत करना पड़ता था, फलतः अपने क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों का संचालन सुचारू रूप से करने में असमर्थ हो जाते थे। 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इन्हें राजधानियों में ही रहने का आदेश दे दिए गए। तीसरा आपका पॉइंट आ जाता है कि भूमि का सर्वेक्षण तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य मालिकों तथा करदाताओं का निर्धारण करना था। इस परिवर्तन ने राजस्व के अस्थायी निर्धारण में जो महत्वपूर्ण भूमिका दिया, जो कि आधुनिकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। मेजी पुनर्स्थापना से पूर्व जापान में अनेक महत्वपूर्ण विशाल शहरों का विकास हुआ। शहरों के विकास ने वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित किया, जो जापान के आधुनिकीकरण के लिए एक सहायक कारण बन गया। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि इन्हीं उपर्युक्त कारणों से जो है वो जापान में मेजी पुनर्स्थापना से पहले कुछ ऐसे काम हो गए जो जापान के जो है वो तीव्र आधुनिकीकरण को संभव बनाए। तो ये रहा आपका मॉडल सेट 3 है ना, पूरा हिस्ट्री का कंप्लीट रहा। अब तीनों का तीनों मॉडल सेट आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। आप लास्ट तक हमारे वीडियो पर बने रहें, इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से आपका लगभग सभी विषयों का जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।